नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उससे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये एपिसोड उससे संबंधित होगा जो कल बताया गया था, कल वाले एपिसोड में कि भारतीय अवाम ताकत दल देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीडीपी, उद्योग के विषय में क्या इसकी योजनाएं हैं, क्या इसके विचार हैं। जब कुछ बातें उसमें छूट गई थी, थोड़ा सा उसका खुलासा करना है। किसानों की एक समस्या विकट होती है कि जो गन्ना जब होता है उनके खेतों में, तो गन्ना की कटाई से लेकर के फिर उसमें जो फिर वो लोड ला देते हैं और फिर इसके बाद वो रात भर जो है वो खड़े रहते हैं चीनी मिलों के आगे और अभी ठंडक में जो है यह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और पेमेंट भी उनका मिलता है साल भर के बाद। कोई मिले तो मैंने कुछ कर देती है एक आध दो महीने बाद, लेकिन कुछ तो साल भर के बाद। कोई बजाज की मिल दिखती है लखीमपुर खीरी में, तो साल भर के बाद भी नहीं कर पाती है। उस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना कि जितने भी ये उत्पाद हैं किसानों के, गन्ना है, धान है और गेहूं है, इसी प्रकार जो है वो सीधे खरीदेगी सरकार। गन्ना में मान लीजिए थोड़ा ढुलाई का प्रश्न होता है और गन्ना में ये भी हो सकता है कि भाई कि मान लीजिए किसी के पास थोड़ा ही गन्ना हो तो वो खरीद केंद्र जो है आस पास बना देगी, वो वहाँ ला करके अपना तोलवा करके वो दे सकते हैं किसान। और उसके बाद अपना वो निश्चिंत हो जाए, अपना घरों में आराम करें, अपने काम करें और सरकार जो है खुद जो है अपनी व्यवस्था के आधार पर उन गन्नों को लेकर के चीनी मिल में जाएगी और जो भी पेमेंट होगा वो चीनी मिलों से अपना निपटती रहेगी और इनको एक हफ्ते के अंदर चेक वो दे देगी। थोड़ा सा चूंकि व्यवस्था सरकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो थोड़ी सी वो जो गन्ने का मूल्य है उसमें थोड़ी कटौती 20 रुपया 30 रुपया की करेगी, तो ताकि उसको अलग से उसको सरकार को इतने बड़े पैमाने पर ट्रक की व्यवस्था और स्टाफ की व्यवस्था सब करनी पड़ती है और उतना ही योगदान जो है चीनी मिलों से ले सकती है ताकि सरकारी खजाने पर इसका कोई बोझ न पड़े। तो चीनी मिलों को भी आसान होगा और हमारे जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, वो अपना वहीं पर जो खरीद केंद्र पर ही दे करके निश्चिंत हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर उनको चेक मिल जाएगा और जो भी पेमेंट का जो सवाल है सरकार चीनी मिलों से अपना निपटती रहेगी। तो ये भी एक नमूना जो है भारतीय अवाम ताकत दल का है कि भाई कि ये इसको लागू करके
गन्ना किसानों का ये कष्ट दूर करने का प्रयास करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी है, मिडिल है, अब तो प्राइमरी मिडिल मिल ही गया है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है। ये जो सरकार के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा जो है, जो पंचायत के द्वारा जो चलाए जाते हैं, इनका दुखड़ा यह होता है कि इनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है और अध्यापक लोग भी स्थानीय होते हैं, वो अपने मनमानी ढंग से आते हैं। और इसके बाद जो है मिड डे मील का भी एक उसमें रहता है, MDM जिसे कहते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार की भी तमाम शिकायतें रहती हैं। उसे कुछ ड्रेस भी दिए जाते हैं। सब कुछ स्कीम कर लीजिए, लेकिन वही जब सख्ती और अनुशासन के अभाव में सब कुछ स्कीम जो है उसी भ्रष्टाचार की और अनियमितता की बल वो चढ़ जाती है। तो एक तो जो है, जो उसमें कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, वो स्थानीय नहीं रहेंगे, वो कहीं और के ही रहेंगे। और जो ये विद्यालय हैं, मतलब कि जो सरकार जो चलाती है, जो नगर पालिकाएं चलाती है या नगर पंचायत जो चलाते हैं, जो भी है, इनका स्तर जो है, शिशु मंदिर हुआ, चाहे DPS हुआ, चाहे नवोदय विद्यालय हुआ, उनसे भी बेहतर वो करेगी। और शिक्षक भी उसी स्तर या उससे भी बेहतर वो करेगी। और शिक्षा का स्तर, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसका भी स्तर जो है इन सभी विद्यालयों से बेहतर करेगी। अब ये इसमें खर्च आएगा, बात सही है। तो खर्च के संबंध में जो है, तो जो अदायगी करनी है, जो इसमें समर्थ है, उससे पूरी फीस वसूल की जाएगी। जो मध्यम वर्ग का है, अब ये एक ईमानदार और सच्चा आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिसको भारतीय जनता दल करवाएगा। तो जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, वो मान लीजिए कि 30% या 40% जो है, वो जो पूरी फीस का उनको देना पड़ेगा। जो हमारे BPL फैमिली के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे के जो बच्चे हैं, उनको 10 या 15%, और जो अंत्योदय वाले हैं, जो बिल्कुल निर्धन हैं, जो कुछ दे ही नहीं सकते, उनको दातव्य या मुफ्त। लेकिन शिक्षा का स्तर, शिक्षकों का स्तर, पाठ्यक्रम का स्तर जो है, सभी विद्यालयों से भी बेहतर और विश्व स्तर का वो करेगी। अदायगी अलग अलग आर्थिक क्षमताओं के अनुसार, यह है शिक्षा की व्यवस्था। अब शिक्षा में एक प्रदूषण और आया है कि इस समाज में जो प्रभावशाली और जो पैसे वाले हैं, उन्होंने तमाम शिक्षण संस्थाएं, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी माने और डिग्री कॉलेजेस और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी तमाम खोल रखे हैं, प्राइवेट टाइप के। और इसमें भी खोलने में भी काफ़ी भ्रष्टाचार रहा होगा, लूटपाट रही होगी, वो तो अलग। उसका दुखड़ा ये है कि इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ा संकट होता है। वो किस तरह की पढ़ाई होती है, किस स्तर का होता है, किस तरह की वो उसमें जो बच्चे निकलते हैं, उनका ज्ञान स्तर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
इसलिए जब ये बात होती है कि बेरोजगारी बेरोजगारी वाली बात, तो उसमें भी एक विचारणीय प्रश्न है कि भाई आखिर बेरोजगार कौन से। तो सारे की योजना तो इसी यूट्यूब में संभव नहीं है, लेकिन जो विद्यालय गुणवत्ता यानी शिक्षा शिक्षा के गुणवत्ता का पालन करने में जरा भी कमी दिखेगी, वो सारे विद्यालयों को, सारे विश्वविद्यालयों को, सारे महाविद्यालयों को सरकार तुरंत बंद करेगी। दूसरा दुखड़ा होता है कंपटीशन फीस। वो इंजीनियरिंग कॉलेजों का 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख जैसा कोई अपना व्यवस्था या उससे ऐंठ ले। मेडिकल में 30 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ तक चलता है। ये सारे कंपटीशन फीस का जो धंधा है, इसको भी भारतीय ताकत दल जब भी इसको मौका आएगा इसको बंद करेगी। यह भी हमारे जो आम भारतीय नागरिक हैं, हमारे भारतीय भाई बहन हैं, गरीब भारतीय भाई बहन हैं, उन पर भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बोझ है। इसको भी समाप्त करेंगे। कंपटीशन फीस का धंधा। जो बच्चे योग्य होंगे वो स्वतः उनका एडमिशन होगा और वो अपना वो पढ़ाएं। यदि कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी उनको इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को, वो अपना सरकार देख लेगी कि इनको कितनी सहायता चाहिए, क्या कितना योगदान ये खुद कर सकते हैं। ये सब तो सारी चीज़ का खुलासा, सारी चीज़ का इसमें आउटलाइनिंग कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सरकार वो करेगी। और आ जाइए रोजगार के विषय में भारतीय जनता दल ने बता रखा था कि जितने लोग हैं बेरोजगार जो है, वो जो रोजगार दफ्तर है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो कि प्रत्येक जिलों में होते हैं, उनमें उनका पंजीकरण जरूरी है। वहीं से कोई भी भर्ती हो, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारियों की हो, चाहे उनके पीसीएस की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, सब जो पंजीकृत है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में या रोजगार दफ्तर में, उन्हीं सदस्यों को उठाना है। ये बिल्कुल ध्यान रहे। और यहाँ तक कि प्राइवेट वाले भी, कोई भी कैंडिडेट बगैर पंजीकृत हुए रोजगार दफ्तर में उसको रोजगार मिल नहीं सकता। दूसरा, रोजगार दफ्तर में पंजीकृत वही होगा जो कि एक मिनिमम नैतिक शिक्षा प्राप्त किया होगा और उसका नैतिक मानसिकता ग्रहण किया होगा। नैतिक शिक्षा में हमारे जितने संत महात्मा हैं, हमारे कबीर हैं, नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, सूफी संत हैं, रहीमदास हैं और तुलसीदास हैं, स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें, अम्बेडकर जी की भी कुछ सामाजिक बातें, तो इनकी एक एक लाइन, दो लाइन का जो नैतिक शिक्षा है। और इसके बाद हमारे अमर शहीदों जैसे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से, इनकी जीवनी। तो इनका एक छोटा सा संग्रह वही नैतिक शिक्षा का
पाठ्यक्रम होगा। और वैसे तो हर एक विद्यालय में इसको अनिवार्य किया जाएगा, लेकिन रोजगार दफ्तर में पंजीकरण के लिए इसकी परीक्षा फिर से होगी, लिखित भी होगी और साइको टेस्ट भी होगा कि इन शिक्षाओं का उस बच्चे विद्यार्थी के मानसिक पटल पर इन नैतिक शिक्षा का और देशभक्ति का कुछ असर पड़ा है या नहीं, इसका भी जांच होगी और उन्हीं का पंजीकरण होगा। और जो उच्च पदों के जो भर्तियां हैं, जैसे पीसीएस है, आईएएस है और आईपीएस इत्यादि में, वहाँ तो जो ही वो प्रीलिम पास करेंगे वैसे प्रीलिम का तो उस हिसाब बताया गया था। खैर सारी चीज़ें इसमें यूट्यूब में समझना ही है। जो प्रीलिम की अवधारणा है, भारतीय एवं ताकत दल ये कहता है कि प्रीलिम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, जनरल स्टडीज और वो सीसेट वाला, जिसमें कि मैथमेटिक्स होती है और रीजनिंग होती है। तो जो जनरल स्टडीज है, जितना अभी संघ लोक सेवा आयोग ने बनाया है या पीसीएस वालों ने बनाया है, जो भी है, इसको और विस्तार से बनाया जाएगा और गहराई से। और इसके कम से कम 4 जो है वो लिखित होंगे और 4 जो है इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ किस्म के पेपर होंगे। और इसको पास करना वो चांस से संबंधित नहीं है। कभी भी आप कितने भी अटेम्प्ट से आप इसको पास कर सकते हैं। इसकी परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वस्तुनिष्ठ वाले हैं, वो 70% और लिखित वाले 50%। ये उत्तीर्ण का वो सीमा रेखा रहेगी, पासिंग मार्क रहेगा। ये मोटा मोटी बताया जा रहा है। और कितने भी अटेम्प्ट के बाद जो है इसको आप पास कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है और भी जो है वो हिंदी है और आपका निबंध है, सब कुछ जो है ये साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। और जितने भी अटेम्प्ट हैं वो चांस से कोई मतलब नहीं है, वो पास कर लीजिए। जब आप इसको पास कर लेंगे तो मेंस के लिए सिर्फ आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी है आपका, माने साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री जो भी है, तो उसके 4 पेपर होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 रिटन। उसी का मेंस होगा। हाँ, उसमें चांस रहेगा, क्योंकि 1 चांस या 2 चांस, 3 चांस, जो भी लिमिट करें। लेकिन ये जो जनरल चीज़ें हैं, ऐसे है और लैंग्वेज का है और जनरल स्टडीज़ का है, वो पहले ही जो है वो चांस से कोई मतलब नहीं है। साल में 2 बार परीक्षाएं होगी, उसको करके निकाल लीजिए। तो जो ही ये प्रीलिम की परीक्षा माने उत्तीर्ण होगा, उसके तुरंत बाद जो है वही वो नैतिक शिक्षा का एक वही टेस्ट, और टेस्ट में अच्छा और नैतिक शिक्षा भी रहेगी उसमें प्रीलिम में। ये भी है जो थोड़ा विस्तार से रहेगी। और फिर उसका साइको टेस्ट प्रीलिम पास करने के बाद। और फिर जब मेंस पास करेंगे, इंटरव्यू के पहले फिर एक और गहन साइको टेस्ट होगा। इसलिए कि
उच्च पदों के लिए नैतिक शिक्षा का मानसिक असर कितना हुआ है, देशभक्ति की बात का मानसिक असर कितना हुआ है उस कैंडिडेट के ऊपर, उस उम्मीदवार पर, यह देश के लिए बहुत जरूरी है। और हो सकेगा तो जितना ब्यूरोक्रेट अभी भाई सर्विस कर रहे हैं उनका भी जो है साइको टेस्ट देशभक्ति के विषय में, बल्कि उनको भी वो नैतिक शिक्षा का छोटी सी बुकलेट देकर के उसको अध्ययन करें, जाने उसको, और उनका भी हर एक का जो है कम से कम नैतिक और देशभक्ति का साइको टेस्ट को करवाए जरूर। और वही लोग जो है इसमें नौकरी में या सर्विस में रह पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो यह मोटा मोटी इसलिए कि जो मूल परस्त हों, जो नैतिक रूप से जिनका आचरण सही हो, वही जो है सर्विस में रह पाएंगे, खास करके ब्यूरोक्रेसी में और सरकारी कर्मचारियों में। ये मोटा मोटी जो है वो रोजगार के विषय में बताया गया। और दूसरा वो रोजगार का वो है कि स्वरोजगार जो कि कौशल विकास योजना जो कि मोदी सरकार की है, ये बहुत बढ़िया है। इसको लागू करके कौशल विकास और इसके बाद मुद्रा योजना के जरिए खुद का रोजगार और 2-4 लोगों को और रोजगार दीजिए। इसे गांव गिराज में छोटे यानी काम धंधे भी काफ़ी विकास होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात भी मिल पाएगी। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता। ये तो झूठ बोलने वाली जो सोनिया, राहुल और प्रियंका का एक वो हुआ है, और ये कम्युनिस्टों का। तो ये रोजगार वाली बात हो गई। इस प्रकार जो स्वास्थ्य का भी जितने भी ये सरकारी अस्पताल हैं या नगर पालिकाओं के या नगर निगमों के जो अस्पताल हैं, उनका स्तर विश्व स्तर, इन अस्पतालों का हर तरह से उसके जो उपकरण हैं, उसमें जो डॉक्टर हैं, उसमें नर्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, सब वर्ल्ड लेवल के विश्व स्तर के किए जाएंगे। अदायगी फिर वही बात है, फिर वही चीज़ है। अदायगी जो है आर्थिक हैसियत के अनुसार, मतलब जो समर्थ है उसको पूरा पेमेंट करना होगा। जो मध्यम वर्गीय है, मिडिल क्लास का, उसको 30 से 40%, जो बीपीएल फैमिली का है उसको 10 से 15, जो बिल्कुल अंत्योदय वाला जो है, बिल्कुल निर्धन है, जिसका कोई सामर्थ्य नहीं है, उसको मुफ्त। लेकिन सेवा वही विश्व स्तर की। इन जो सरकारी अस्पताल हैं या नगर निगमों के अस्पताल, तब कोई इधर जो नर्सिंग होम है वहाँ दौड़ के नहीं जाएगा। लेकिन नर्सिंग होम जैसे अस्पतालों को बंद नहीं किया जाएगा, उनमें भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी कि यदि कोई जाता है तो सेवा उसी स्तर की करेगी और सेवा उसी स्तर की होगी, और उसमें जो खर्च आएगा, जो वाहन आएगा, वो यानी इन अस्पताल के जो मालिकों से बात करके कि कितना वो वहन करेंगे, कितना सरकार करेगी, इसका एक तरीका जो है सरकार उसको निकाल लेंगी। लेकिन सेवा सबको, वो स्वास्थ्य विषय में बिल्कुल विश्व स्तर का बढ़िया, सभी को, निर्धन होगा उसको भी, बीपीएल होगा उसको भी, और मध्यम वर्गीय होगा उसको भी, और आपका जो समर्थ है उसको तो देना ही है। तो इस प्रकार जो है, जो नर्सिंग होम का जो भरमार है, और शिक्षा क्षेत्र में तमाम डीपीएस है, नवोदय विद्यालय, शिशु मंदिर तमाम है, इनकी जो भरमार है, तो इनकी वो रफ्तार जो है काफ़ी लगाम लगेगी, काफ़ी रुकेंगे, और लोग जो है सरकारी संस्थान की ओर आकर्षित होंगे, सरकार पर भरोसा भी उनका बढ़ेगा। आबादी विस्फोट वाली बात
आई थी, आबादी विस्फोट में देखने को मिलता है कि हमारे समाज का जो गरीब तबका है, आबादी विस्फोट में उसकी भूमिका सकारात्मक नहीं होती है, नकारात्मक होती है। मतलब कि जो एक बच्चे पालने का माने जिस परिवार का सामर्थ्य नहीं होता है, उसके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, इसका जरा भी उसको भान नहीं होता है। तो इस बात को भी भारतीय जनता दल गंभीरता से लेता है कि एक तो गरीब है, आपको गरीबी से उठाना है, ऊपर से वो जो आप अलग से अभिशाप लेके आते हैं इसका, आबादी बढ़ा करके। तो उसमें जो आरक्षण समाप्त करके जो जरूरतमंद को जो माने आर्थिक मदद दे करके वो माने उनको पढ़ाने का, लिखाने का, ट्रेनिंग दे करके काबिल बनाने का जो योजना है, तो इस तरह के जो परिवार है, जो निर्धन परिवार है, जो कि आबादी विस्फोट का जरा भी आबादी विस्फोट को रोकने में ये उसकी भूमिका वो नकारात्मक है, सहयोग नहीं करता है, और काफ़ी आबादी बढ़ाए हुए है या काफ़ी बच्चे पैदा किए हुए हैं, उस पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए भारतीय जनता दल का ये मानना है कि उसके सिर्फ एक ही बच्चे के लिए वो सुविधा मिलेगी। बाकी करता है तो वो तो बाद में जो व्यवस्था के अधीन उसको पुरस्कार मिलेगा कि दंड मिलेगा, बात है। लेकिन जो सुविधा है कि भाई कि जो जरूरतमंद को जो सरकार दे करके उनको जो काबिल योग बनाएगी, उसमें एक ही बच्चे को मिलेगी। तो वो भी इस बात को मानसिक रूप से सोचे कि भाई कि आबादी विस्फोट में वो सहयोग करें, नकारात्मक भूमिका माने अधिक आबादी बढ़ा करके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करके अपनी खुद की समस्या और देश की समस्या को न बढ़ाएं। और किसी भी पंडित, मुल्ला, पादरी की झांसी में न आए कि ये ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, इसलिए ये छूट उनको मिली हुई है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है। तो ये रहा उसके विषय में। अब आ जाइए आर्थिक गतिविधि जो है देश में। भारतीय जनता दल का ये मानना है कि जो भ्रष्टाचार है ये हमारी जनता को परेशानी नहीं करता, हमारी जो दक्षता को भी जो है काफ़ी खा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे एक वो रिश्तेदार हैं, इसमें सेल टैक्स, आजकल उसका नाम हो गया ट्रेड टैक्स हो गया है। तो एक बार उनसे बात हो रही थी, तो मैंने पूछा भाई कि आपका जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश सरकार को कितना रेवेन्यू का, कितने राजस्व का योगदान करता है। तो उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ वार्षिक उत्तर प्रदेश सरकार को देता है। मैंने कहा कि यदि जो भ्रष्टाचार है, जो रेवेन्यू का जो लीकेज है और काफ़ी बड़े पैमाने पर है, यदि वो उस लीकेज को बंद कर दिया जाए तब कितना योगदान कर पाएगा। तो उनका कहना कि 1 लाख करोड़ के पार। अब समझ जाइए कि 75% जो है रेवेन्यू जो है वो भ्रष्टाचार का की बल जो चढ़ जाता है। ये बात मैं सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कह रहा हूँ। और वही हाल जो है बिजली विभाग का है, वो भी भ्रष्टाचार का शिकार है। वही हाल जो है जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट, वही हाल जो मनोरंजन कर इकट्ठा करने का जो है वही एक्साइज का है। इस प्रकार जितने भी रेवेन्यू राजस्व वाले हैं वो भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। यदि वो भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर कर दिया जाए
उनको काफ़ी दक्ष बना दिया जाए, इफिशिएंट बना दिया जाए, चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए, तो पैसा ही पैसा है। यूपी सरकार जैसे, यूपी जैसे राज्य के लिए 4-5 लाख करोड़ तो ऐसे ही वो निकल आएगा। इस प्रकार और भी राज्य हैं। तो ये हाल है आपका राज्य सरकारों का। केंद्र सरकार में आ जाइए, केंद्र सरकार के आय का या राजस्व का मुख्य स्रोत है इनकम टैक्स, आयकर, फिर है कस्टम, सीमा शुल्क, फिर है सेंट्रल एक्साइज, केंद्रीय उत्पाद कर, कस्टम, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, और इस प्रकार और भी है। इसमें भी काफ़ी करप्शन है, काफ़ी भ्रष्टाचार है। और यदि इसको भी तो जो वो चुस्त दुरुस्त किया जाए तो ये इनका रेवेन्यू, ये राजस्व जो है दुगना तिगुना हो सकता है। और हाँ, ये बड़े बड़े उद्योगपति सरकार से मिलकर के टैक्स की चोरी करते हैं, इसीलिए जो है वही पैसा इनके चुनाव में लगाते हैं। वो सारे उद्योगपतियों को कह दिया जाए कि भाई जो आप जो टैक्स बनता है, जो कर बनता है, ईमानदारी से उसको भरें, नहीं तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और सारा पैसा जो है वो सरकार के खजाने में या जनता के खजाने में आना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी राजस्व इकट्ठा करती है केंद्र सरकार, वो दुगना तिगुना आय के रूप में आ सकती है। तो सब मिलाकर के पूरे का खुलासा जो है इसी यूट्यूब में संभव नहीं है। तो ये जितनी बचत होगी, इसको बोलेंगे, इसको कहते हैं डोमेस्टिक सेविंग, घरेलू बचत। ये घरेलू बचत जो है, जितना एफडीआई के पीछे पड़े रहते हैं, अब तक तो वो नरसिम्हा राव ने शुरू किया, मनमोहन ने शुरू किया, और ये मोदी जी बस दिन रात एफडीआई हमेशा खतरनाक होती है। या आप देख रहे होंगे एफडीआई और हमारे देश में खास करके देशभक्ति का बहुत अभाव रहता है। अधिकारी और नेता और मंत्री बिकने के लिए तैयार रहते हैं, और जितना वो निवेश करेगा एफडीआई वाला, विदेश वाला, उसका दुगना पैसा यहाँ से मैनिपुलेट करके ले जाएगा। इसका भी बड़ा वो खतरा रहता है। ये इस तरह का परिणाम जो है इंडोनेशिया और मलेशिया देशों में हो चुका है। तो एफडीआई का विरोधी नहीं है भारतीय जनता दल, लेकिन एफडीआई किन क्षेत्रों में देनी है, कहाँ पर देनी है, किन लोकेशंस पे देनी है, वो तय करेगा। जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, जो जहाँ से लोगों को रोजगार मिले, जैसे उनका आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो, उनकी गरीबी दूर हो, तो ये सब विचार हैं उसमें। लेकिन वो सरकार की प्राथमिकता के अनुसार, उनकी प्राथमिकता के अनुसार नहीं। तो जो डोमेस्टिक सेविंग की बात हो रही थी, घरेलू बचत की बात हो रही थी, ये इतना पैसा रहेगा तो इसको भी वो निवेश किया जा सकता है। और जब निवेश करेंगे तो तमाम इस तरह के उद्योग लगेंगे, घरेलू उद्योग लगेंगे, जैसे चीन तमाम सस्ते किस्म के मोबाइल और क्या क्या बनाता है। तो वहाँ पैसा है तो आप वो लगाइए, आप बनाइए, आप सस्ता बनाइए। सबसे सस्ता लेबर और मजदूर तो विश्व के तो भारत में ही है, सस्ता वो बन सकता है। तो इसकी, और जब सस्ता बनेगा तो जो हमारा विदेश व्यापार जो घाटे में चल रहा है, वो प्लस में भी आ सकता है। तो ये मोटा मोटी है आर्थिक गतिविधि का, आर्थिक प्रगति का और व्यापार का, और पूरे देश को खुशहाल बनाने का। तो लेकिन हर एक विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करके, चुस्त दुरुस्त करके, उसको इफिशिएंट और दक्ष बना करके, सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो। और एक बात और है
कि मान लीजिए सेंटर में इसकी सरकार रहती है भारतीय जनता ताकत दल की, तो राज्यों को उस तरह से नहीं छोड़ देगी जिस प्रकार ये मोदी जी छोड़े हुए हैं। पूरी सख्ती से उनको वो अनुशासित करेगी, और अनुशासन में नहीं आएंगे तो धारा 356 पड़ी हुई है, वो जो बर्खास्त करके उसका शासन प्रशासन अपने हाथ में लेंगे। तो बगैर अनुशासित किए हुए राज्यों में भी जो भ्रष्टाचार है वो दूर नहीं होगा। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, आगे भी वार्तालाप की जाएगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।